तो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के राइट हैंड अली लारिजानी की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद मुस्तबा और ईरानी सैन्य कमांडर आग बबूला है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। एक रात में तेल अवीव पर हजारों क्लस्टर बम दागे गए, जिसमें इजराइल में भीषण तबाही हुई है। इस बीच समंदर के फ्रंट पर नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी नेवी ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को ईरान जंग से वापस बुला लिया है, जो इस युद्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव, रमत गन, अफुला, नेगेव, हेब्रॉन और कफ्र कासिम पर सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी। तेल अवीव में रेलवे स्टेशन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, वहीं बाकी शहरों में कई अपार्टमेंट तबाह हो गए, साथ ही कई वाहनों में भी आग लग गई। और इजराइल की सुरक्षा के लिए 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम मौजूद है। पहली लेयर में थाड और पेट्रियट, दूसरी में आयरन डोम, तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग, जबकि चौथी लेयर में एरो डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी ईरान के क्लस्टर अटैक को रोकना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह इनकी बड़ी संख्या है। दरअसल ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल 5 किलो के करीब 20 से 40 क्लस्टर बम लेकर जा सकती है, जिन्हें मिसाइल के वॉरहेड में फिट किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्लस्टर बमों के साथ ईरान से लॉन्च होकर इजराइल के आसमान में पहुंचती है, जिसके बाद वॉरहेड के अगले हिस्से में ब्लास्ट होता है, जिससे सभी क्लस्टर बम वॉरहेड से बाहर निकल आते हैं और एक बड़े गुच्छे में आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या होने की वजह से एक साथ इंटरसेप्टर से कई मिसाइलें निकलती हैं, लेकिन ये सभी क्लस्टर बमों को रोकने के लिए काफी नहीं होती। कुछ बम हवा में नष्ट हो जाते हैं। दरअसल एक खुर्रम शहर मिसाइल अपने साथ 80 क्लस्टर बम लेकर जाने में सक्षम है, जबकि ईरान की बाकी बैलिस्टिक मिसाइलें एक बार में 20 से 40 क्लस्टर बम ही लेकर जा सकती हैं। ऐसे में खुर्रम शहर इजराइल में खौफ और तबाही का पर्याय बनने लगी है। ईरान के मिसाइल अभी से कुछ देर पहले आकर गिरे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही मची है और इस वक्त भी आप टीवी 9 के कैमरे पर उस तबाही के निशान को देख सकते हैं। इधर का हिस्सा आप देखिए कि जहां पर कि लोग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो एलिवेटर का इस्तेमाल करते, तो यहाँ कितनी क्षति पहुंची है, किस तरह का नुकसान पहुंचा है, क्योंकि डायरेक्ट मिसाइल जो है वो आकर वहाँ से हिट हुई है। और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड सऊदी के जेदा के पास मौजूद था। ये लाल सागर में आगे बढ़ रहा था। इसकी तैनाती हूती के खिलाफ यमन के पास या फिर अरब सागर में ओमान की खाड़ी के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक अमेरिकी नेवी ने इसे जंग के मोर्चे से वापस बुलाने का फैसला लिया। अब ये क्यों हुआ, ये बड़ी मिस्ट्री है। अब यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ने लाल सागर से सुएज कैनाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। कैनाल को पार कर ये एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में पहुंचेगा, जहां ग्रीस के क्रीती द्वीप पर मौजूद नेवल बेस पर इसकी तैनाती होगी। हालांकि लाल सागर से वापस सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को बुलाया गया है, लेकिन स्ट्राइक ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा, यानी इसके साथ मौजूद कुछ डिस्ट्रॉयर और सबमरीन जंग में अब भी शामिल है। कि युद्ध शुरू होने से अब तक इजराइल में 12,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसे इजराइल छिपा रहा है। इसके अलावा युद्ध के पहले एक हफ्ते में अमेरिकी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। दावा है कि अमेरिका के करीब 200 सैनिकों की मौत हुई, वहीं 3,000 सैनिक घायल हुए। 150 मिसाइल लॉन्चर, 23 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ईरान में तबाह हो गए। साथ ही 37 विमान और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिका का कुल 43% हथियार भंडार नष्ट करने का दावा किया है। देखिए, एक बड़ी सिचुएशन है। अब या तो ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और नहीं तो इजराइल को तबाह कर देगा। डू और डाई जैसी सिचुएशन है। जैसे हालात खामनेई की हत्या के बाद थे, उसी तरह के हालात अब लारिजानी की मौत के बाद बन गए। ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप ने यह ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की जंग होने जा रही है, आर पार लड़ाई होगी। आज रात इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है, और हमला इतना बड़ा हो सकता है जिससे पूरा इजराइल अंधेरे में डूब सकता है। कुछ घंटों में ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की सबसे खतरनाक लहर आरंभ करके लारिजानी की मौत का बदला लेने की तैयारी में है। हमले में सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी मारे गए। उनके साथ मौजूद उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी भी मारे गए। अली रेजा बयात भी मारे गए, जो लारिजानी के सलाहकार थे। बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी भी बमबारी में मारे गए। साथ ही जनरल वहीद फतेमी नेजाद, जो लारिजानी के सुरक्षा प्रमुख थे। आज की रात इजराइल में तबाही दुनिया देखेगी। हमला लारिजानी और खामनेई के साथ हर शहीद की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और इजराइल की प्रिसिशन स्ट्राइक में लारिजानी मारे गए।
अली लारिजानी ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे। इजराइल ने हमले के लिए F-35 लाइटनिंग का इस्तेमाल किया। F-35 से स्पाइस 1000 बॉम्ब दागे गए थे। इजराइल ने दावा किया है बेटी के अपार्टमेंट में छिपे थे अली लारिजानी। इजराइल के फाइटर जेट ने डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सटीक हमला किया। अली लारिजानी के साथ तीन कमांडर भी मारे गए। मारे जाने वालों में लारिजानी का बेटा भी शामिल है। 2 से 4 स्पाइस 1000 बॉम्ब से हमला किया गया था, जिसे बावर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाया। लॉन्चिंग से पहले टारगेट का डेटा लोड किया गया है। स्पाइस 1000 का कैमरा लाइव इमेज लेकर लोड डेटा से मैचिंग करता है और इसके बाद 3 मीटर से भी कम दूरी में हमला करता है, यानी एरर की संभावना बहुत कम है। स्पाइस 1000 गाइडेड सिस्टम से लैस होता है। 450 किलो विस्फोट से दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। अभी लारिजानी के बाद इजराइल के टारगेट पर मुज्तबा खामनेई हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। दूसरे नंबर पर सईद जलीली हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिप्लोमेसी का अहम चेहरा। सरकार और IRGC पर अच्छी पकड़ है। लारिजानी से ज्यादा सख्त और कट्टरपंथी शख्सियत माने जाते हैं। तीसरे नंबर पर महमूद अहमदीनेजाद हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। सरकार और IRGC में गहरी पैठ है। कट्टरपंथी गुट के नेता हैं, जनता का भी समर्थन है। हाल ही में अमेरिका के हमले में बाल बाल बचे हैं। चौथा टारगेट मोहम्मद बघेर कालीबाफ, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं। कट्टरपंथी गुट के नेता माने जाते हैं। यूएस इजराइल को लेकर काफी सख्त हैं। पांचवा टारगेट मसूद पज़ेश्कियान, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उदारवादी गुट के माने जाते हैं। मुज्तबा के करीबी हैं। इजराइल के पावर प्लांट पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर सकता है ईरान, जिससे इजराइल अंधेरे में डूब जाए। पहला टारगेट ओरोत राबिन प्लांट है, जिसकी क्षमता करीब 2600 मेगावाट है। दूसरे नंबर पर रूटेनबर्ग आता है, जिसकी क्षमता 2250 मेगावाट है। इसके बाद एशकोल का नंबर आता है, उसकी क्षमता करीब 1700 मेगावाट है। हागिद भी टारगेट पर है, जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। हारूबित 5वें टारगेट पर है, जिसकी क्षमता 900 मेगावाट है। छठा टारगेट गुलाम हुसैन मोहसिनी एजाजी, जो ईरान के चीफ जस्टिस हैं, कट्टरपंथी गुट के माने जाते हैं। सातवें टारगेट अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री और उदारवादी गुट के नेता हैं। जबकि आठवां टारगेट अहमद वहीदी, जो IRGC के कमांडर इन चीफ पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा नवा टारगेट मोहम्मद मेहदी मीर बघेरी, सुप्रीम नेता को चुनने वाली 88 सदस्यीय काउंसिल के सदस्य हैं।